गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। क्यूट लग रहे हैं। दिल्ली ठंडा बिल्कुल ठंडा नहीं है, आ भी मत जाना अभी। अभी बिल्कुल आने लायक नहीं दिल्ली। हाँ जी आंखो जी, अभी अरुणाचल से ही लौटे हैं अभी कुछ महीने पहले। एक मिनट रुकिएगा। ओके, ये आज हम लोग मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, वो बाई मिस्टेक अप्रैल लिख गया है, बट ये करंट अफेयर्स आपका मई मंथ का है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। आज से आपका मई मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ जी स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोगों को? हाँ जी ज्योति जी बढ़िया हैं, शुक्रिया यामिंग जी। हाँ जी टेकी गाय, टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहना चाहिए। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। ये तो अभी स्टार्ट है, इसमें भी और भी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, ये क्या मसला है? चलो जी, तो स्टार्ट करें सर। मई मंथ का करंट अफेयर्स आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पहले अप्रैल तक का लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होता है, वहाँ लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ से आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। 2021 से मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, तो 2021 का, 2022 का और अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 का भी करंट अफेयर्स आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2021 2022 अब आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह गया है, आपको 2023 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लास टाइमिंग यही आपका 8 PM रहता है। ठीक है, जून का आज या कल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जून पे अभी मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, बट क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आज और या कल तक आपको जून का भी मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, कौन से टाइम की आप बात कर रहे हैं जामू जी? देखो आपका मैं एक काम करूंगा, अभी आज तो सैटरडे है ना, तो मंडे से जो भी आपकी क्लासेस का शेड्यूल रहेगा ना, एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप देखो क्लासेस के शेड्यूल के लिए मुझे व्हाट्सएप कर दो, ज़्यादा बेटर है। व्हाट्सएप करने से क्या होगा, व्हाट्सएप करने से मेरे को ये पता रहेगा ना आप किस ग्रुप में हो। हर ग्रुप का अलग अलग टाइमिंग रहता है ना, तो आप एक बार व्हाट्सएप कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा आपकी टाइमिंग क्या चल रही है। चलो जी स्टार्ट करते हैं सर। तो मई मंथ का है सर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, recently scientists from which of the following space agencies have successfully extracted oxygen from simulated lunar soil in a vacuum environment using carbothermal reduction demonstration? एक तरीका है जिसे कहते हैं कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, उसको यूज करके एक लूनार सॉइल का सिमुलेशन बनाया गया। सिमुलेशन का मतलब होता है वो चीज ओरिजिनल नहीं होती है, उसके जैसे होती है। सिमुलेशन का मतलब क्या है, वो ओरिजिनल नहीं होती है, उसका एक कह सकते हो आर्टिफिशियल वर्जन होता है। जैसे आज के टाइम पे सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहले क्या होता था, कोई कार है, कार का टेस्ट करना है, ये कितना लोड झेल सकती है, कितना इम्पैक्ट बर्दाश्त करती है, तो पहले उसको ले गए बिड़ा दिया। ठीक है, इससे इम्पैक्ट टेस्ट करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम सॉफ्टवेयर में ही चेक कर सकते हैं। एक सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर आएगा, उसमें सेम डिजाइन की कार पुट करेंगे और वो सॉफ्टवेयर ही बता देगा ये कार कितना इम्पैक्ट झेल सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
एक ओरिजिनल कंडीशन को आर्टिफिशियल कंडीशन में उतार दिया, इसको कहते हैं सिमुलेशन। इसी तरह से सिमुलेटेड लूनार सॉइल का मतलब क्या है? लूनार सॉइल मतलब जो मून पे पाई जाती है सॉइल, उसका एक आर्टिफिशियल वर्जन अर्थ पे क्रिएट किया गया और उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया गया। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि कल हम चांद पर अगर जाएं तो चांद की सॉइल से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। उसका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो चांद की सॉइल को आर्टिफिशियली यहाँ पर क्रिएट किया गया और उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। कौन सी टेक्निक से? कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन से। तो ये काम किस एजेंसी के साइंटिस्ट ने करा है, ये सवाल है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए जरा। अच्छा, मे का पढ़ा है तो अच्छी बात है। चलो समझ रहे हैं, बढ़िया। तो ऑप्शन है जाक्सा है, नासा है, इसरो है या फिर आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चार ऑप्शन है, जाक्सा है, नासा है, इसरो है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन चार में से करेक्ट आंसर आपको लगाना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सारे काम ज्यादातर कौन करता है? नासा करता है, ठीक है। ये क्या करता है? नासा करता है। तो ये जो कार्बन आपका कौन सी टेक्निक थी? कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक से नासा ने सिमुलेटेड लूनार सॉइल से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा है। पर्पस क्या है? जब अगली बार आप क्या कहते हैं लूनार सॉइल पे जाओ तो वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को ब्रीथेबल एयर वहां से मिल सके, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, recently which of the following has become the first general insurance company to accept the RBI's central bank digital currency e-rupee for premium payments? ठीक है, देखो जैसे क्रिप्टो करेंसीज आई थी, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इसी तरह से आरबीआई ने अपने कंट्री की खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। Recently, which of the following has become the general insurance company to accept the RBI's central bank digital currency e-rupee for premium payment? तो एक e-rupee करके एक डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च करी है, ठीक है। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है e-rupee एक्सेप्ट करना? अभी e-rupee का चलन ज्यादा है नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। बिटकॉइन वगैरह के साथ दिक्कत क्या है? उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वो अपना मार्केट पे पूरा छूटा हुआ है, ठीक है। उसको कोई एक सेंट्रलाइज एजेंसी कंट्रोल नहीं करती है, तो कब क्रैश कर जाए नो वन नोज, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट e-rupee किसके अंडर काम करेगा? ये आरबीआई की बनाई हुई करेंसी है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रलाइज करेंसी है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका नाम क्या है? e-rupee। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इंडिया ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की, उसका नाम बताओ, तो बता देना e-rupee। तो ये सर पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बन गई है। पहला सवाल आता है सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती क्या है? ये एक तरीके से सिंपल सी बात है, जैसे आप पहले 10 रुपए का नोट जेब में रख के चलते थे, अब वो 10 रुपए की करेंसी आपके वॉलेट में रहेगी, ठीक है। अब वो 10 रुपए का नोट आपकी जेब में नहीं रहेगा, वो 10 रुपए की करेंसी आपके कहाँ रहेगी? वॉलेट में रहेगी, ऑनलाइन वॉलेट में रहेगी। तो इसमें सर डाउट आता है कि सर जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो भी तो सर एक तरीके से वो करेंसी हमारे बैंक अकाउंट में है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो डिफरेंस ये है कि आपके बैंक अकाउंट में जो करेंसी है, ठीक है, आरबीआई ने आपके बैंक अकाउंट में जो करेंसी डाल रखी है उस करेंसी को वो कैश में प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। जितनी करेंसी वो आपका ऑनलाइन सर्कुलेट होगी उतना वो कैश जनरेट करके रखते हैं, लेकिन इसमें वो बस अपनी तरफ से क्रिएट कर देंगे, इसके खिलाफ इसके लिए कोई अलग से कैश जनरेट नहीं किया जाएगा। जैसे पहले करेंसी प्रिंट की जाती थी, उसको आपने स्टोर कर दिया, उसके बदले का अमाउंट
आपके अकाउंट में जनरेट हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कैश रखने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट आरबीआई जनरेट करेगा। जैसे आरबीआई ऑनलाइन क्या कर रहा है, आरबीआई आपका जैसे कैश प्रिंट करता था, अब कैश की जगह वो क्या करेगा, ये डिजिटल करेंसी जनरेट कर दिया करेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट मार्केट में चला करेगी। ठीक है, अभी तक तो जो भी ऑनलाइन बैंक में हमारे पास करेंसी है वो किसके बेसिस पर है, जितना आरबीआई कैश प्रिंट करता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन पहले सिर्फ आरबीआई कैश ही प्रिंट करता था, उससे करेंसी बनती थी। अब करेंसी बनाने के लिए कैश प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आरबीआई कमांड देगा और डिजिटल करेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कैश प्रिंट करने में पैसा खर्च होता है। ठीक है, और डिजिटल करेंसी प्रिंट करने में पैसा खर्च नहीं होगा, वो कॉस्ट आरबीआई की बचेगी। और साथ ही साथ एक डिफरेंस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आज आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, मान लो आप किसी को यूपीआई करते हो, तो आप अपने यूपीआई ऐप में जाते हो। ठीक है, 10 रुपए की कमांड देते हो, वो कमांड कहाँ जाती है, बैंक के पास जाती है। फिर वो बैंक सर्वर उस मर्चेंट के अकाउंट में वो 10 रुपए क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अभी ऐसे सिस्टम चलता है। यानी अभी जो आप ऑनलाइन करेंसी यूज कर रहे हो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसकी जगह ऑफलाइन करेंसी इमेजिन करो, आप क्या करते हो, बैंक से अपने पास पैसा लिया है, आपने कैश निकाला और कैश को किस में रखा सर, वॉलेट में रखा, और उस वॉलेट से 10 रुपए का नोट लिया, किसी भी दुकानदार को पे कर दिया। अभी तक सर हम ऐसी काम करते थे ना, अगर कैश को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, बैंक से कैश लेके आए, वॉलेट में रखा, वॉलेट से मर्चेंट को दे दिया। अब डिजिटल करेंसी कैसे आएगी, यूज होगी, बैंक से आप डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करोगे अपने एक डिजिटल वॉलेट में। ठीक है, आपका एक डिजिटल वॉलेट होगा, जैसे आपके पास एक फिजिकल वॉलेट होता है, इसी तरह से एक डिजिटल वॉलेट बनेगा आपका। आप अपने बैंक अकाउंट से वो करेंसी किस में ट्रांसफर करोगे, अपने डिजिटल वॉलेट में। अब जब आप अपने वॉलेट से रुपए ट्रांसफर करते हो मर्चेंट को, तो क्या बैंक को बताते हो मैंने ये पैसा यहाँ देना है वहां देना है, उसमें बैंक का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिंपली इसी तरह से डिजिटल वॉलेट काम करेंगे, यहां पर बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये डिजिटल वॉलेट से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, किसी भी मर्चेंट को पे कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक को बार बार इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, बैंक के पास जानकारी गई, फिर आपके पास आया। यूपीआई ने हमारी लाइफ तो बहुत आसान कर दी है, लेकिन बैंक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत मुश्किल हो गई है कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस का डेटा भी अब बैंक को रखना पड़ता है। तो बैंक के लिए यूपीआई ने सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो जब ये डिजिटल करेंसी लोग यूज करने लगेंगे तो वो सिंपल एक अमाउंट बैंक से निकालेंगे, अपने डिजिटल वॉलेट में डालेंगे और उसको जो जहां चाहेंगे उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि आप जो ऑनलाइन कैश यूज, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और डिजिटल करेंसी उसमें। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट इज द सेम, जैसे एक फियाट करेंसी हमारा जैसे रुपी नोट होता है, उसी के जैसी इसकी वैल्यूएबल होगी और इसके बदले में कैश को भी एक्सचेंज किया जा सकेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज ये याद रखना कि ये डिजिटल करेंसी जैसे अब इंडिया में जनरेट हो गई है, तो और कहां कहां पर ये करेंसी यूज हो रही है। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। साइबर क्राइम डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन अब साइबर क्राइम के डर से हम लोग साइबर फील्ड में इवॉल्व करना तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से बहुत सारे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, लेकिन हम उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्राइम तो पहले भी था, ऐसा तो नहीं था कि कैश नहीं होता था तो आपके पास क्राइम नहीं होता था। आप यूपी में आ जाओ, बैंक से कभी नोट से भरा बैग निकाल के लाओ, फिर देखो कैसे एक बाइक वाला आएगा, गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया कैश। ठीक है, तो क्राइम तो सर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो हर जगह है। तो एक चीज ये याद रखना कि सबसे पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसने लॉन्च करी थी, बहामास ने लॉन्च करी थी और उसका नाम क्या था, सैंड डॉलर। ठीक है, उसके बाद नाइजीरिया आ गया, फिर बड़ी इकोनॉमी में चाइना ने सबसे पहले ट्राई किया डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का, ECNY चाइना की करेंसी थी। ठीक है,
तो फिर उसके बाद ये सारी कंट्रीज ने भी स्टार्ट कर दिया टेस्ट करना डिजिटल करेंसी को, और इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ध्यान रखना कि सबसे पहले डिजिटल करेंसी किसने लॉन्च करी, तो बहामास ने लॉन्च करी। ठीक है, बहामास ने लॉन्च करी और उसकी डिजिटल करेंसी का क्या नाम था, सेंड डॉलर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty have won the gold medal in the men's doubles title in the Asia Badminton Championship 2023। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 हुआ, उसमें दो लोगों ने मेंस डबल टाइटल जीता है। कौन कौन थे? सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सवाल ये है कि जो अभी ये बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें मेंस डबल टाइटल ये दोनों बंदे जीत के आए हैं, गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, तो सवाल ये है कि वो किस कंट्री में हुआ था? सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई या फिर इंडिया? नहीं, योगी जी के आने से तो चीजें सुधरी हैं, क्राइम रेट कम हुआ है। अब तो नहीं डालेंगे टिकी गई जेल में। थाईलैंड, सिंगापुर। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर इज यूएई। ये अभी कहाँ पर हुआ है? यूएई। देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल बेधड़क आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं तो हमेशा से कहता हूँ एक अलग सेक्शन बना लो, जितना भी हर मंथ के करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी को एक जगह अलग से लिख लो ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। स्पोर्ट्स से मान के चलो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग, है ना। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है। और जैसे जो फ्रेंच ओपन, इटली ओपन वाले जो आपके क्या कहते हैं ये टूर्नामेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछता है आपका बोर्ड एपीएसएसबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं या कह लो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिसेस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक न्यू बुक लॉन्च की है, रिफ्लेक्शंस। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? रिफ्लेक्शंस के ऑथर कौन है? जय सिद्धू, मोंटेक सिंह आलूवालिया, अरविंद सुब्रमण्यम या फिर नारायणन बगुल? हाँ जी, बुक्स एंड ऑथर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो बताइए रिफ्लेक्शंस के ऑथर कौन है? क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए आंसर? ओके, तो रिफ्लेक्शंस के ऑथर हैं नारायणन बगुल। ठीक है, यानी इस बुक में वो सारे पिवोटल मोमेंट्स हैं दैट शेप द फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। पिवोटल का मतलब चेंजिंग मोमेंट्स, यानी ऐसे मोमेंट जिन्होंने हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी या फाइनेंशियल कर्व था उसको एक झटके में चेंज कर दिया। फाइनेंशियल जो रास्ता था हमारा फाइनेंस का, हमारी इकोनॉमी का, उसको एक झटके में पिवट कर दिया। पिवट मतलब पलट देना, पलट दिया। ठीक है, तो वो सारे उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं इंसिडेंट्स डिस्क्राइब किए। तो फाइनेंस से रिलेटेड किताब है, तो जिनको इकोनॉमी में इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकते हैं। नारायणन बगुल ने किताब लिखी है। आते हैं सर अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। Recently, which of the following ministries has released the National Manufacturing Innovation Survey 2022? Summary for policy makers. Recently, which of the following ministries has released the National Manufacturing Innovation Survey Summary for policy makers? बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? बताइए सर क्या होगा आंसर। मैन्युफैक्चरिंग का इनोवेशन सर्वे, पॉलिसी मेकर्स को इससे हेल्प मिलेगी, तो ये किस मिनिस्ट्री ने रिलीज करा है? ये रिलीज करा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसको बनाया किसने है? इसको दो इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसरो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरा है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनिडो। तो यूनिडो का मेरे को हेडक्वार्टर बताएंगे कहां पर है, ठीक है। यूनिडो का हेडक्वार्टर बताइए सर कहां पर है, ठीक है। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां पर है? पहला सवाल तो ये आपके साथ, ठीक है। इसमें एक तरीके से एक्सपीरियंस कवर किया गया है, तो जो जो भी आपके फर्म्स हैं ना, इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या क्या इनोवेटिव तरीके आजमाए, क्या क्या उससे उनको फायदा हुआ, ये सारी चीजें इसमें कवर अप करी गई हैं, ठीक है। तो कुछ 5 की सेक्टर्स को इसमें कवर किया गया है जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका टेक्सटाइल्स है, फूड एंड बेवरेज है, ऑटोमोटिव है, फार्मा है और आईसीटी है, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर्स कवर किए गए हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 2011 से ये सर्वे आ रहा है, ठीक है। ये सब तो बातें जानने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि यूनिडो का हेडक्वार्टर सर कहाँ पर है, ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो यूनिडो का हेडक्वार्टर है, यूनिडो का सर हेडक्वार्टर है वियना में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वो उसका हेडक्वार्टर है। तो वियना में जो यूनिडो है और डीएससी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर ये सर्वे बनाया, ठीक है सर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, recently for the first time in its history the Indian Army has inducted how many women officers into its regiment of artillery? डिफरेंट रेजिमेंट्स होती है इंडियन आर्मी की, तो एक रेजिमेंट है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। अभी तक इसमें किसी वीमेन को इंडक्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि एक कॉम्बैट रेजिमेंट थी। कॉम्बैट मतलब जो फ्रंट पे जाके लड़ते हैं, तो इसमें अभी तक किसी विमेन को इंडक्ट नहीं किया गया था, बट पहली बार आर्मी ने इसमें विमेन को इंडक्ट किया है। तो कितने विमेन ऑफिसर्स इसमें इंडक्ट की गई हैं, सवाल ये है। इट इज बीइंग द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी की विमेन ऑफिसर्स आर बीइंग इंडक्टेड इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। अभी तक देखो विमेन आर्म फोर्सेस में जाती थी, लेकिन अभी तक वो उनका जो काम रहता था ग्राउंड का रहता था या फिर टेक्निकल काम रहता था। तो ऑन ग्राउंड मतलब अगर कॉम्बैट जो ऑपरेशंस होते हैं जहां पर एक्चुअल में लड़ाई करनी पड़ती है, तो वहां पर उनको अभी इंडक्ट नहीं किया जाता था, बट अब वो आर्मी ने स्टार्ट कर दिया इंडक्ट करना वहां पर भी। तो अभी फर्स्ट टाइम में आर्मी ने 5 विमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। कौन कौन है? लेफ्टिनेंट महक सैनी है, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पायस मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा, इनको इसमें ज्वाइन किया गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन?
हाँ जी, कोई टूर ट्रैवल पैकेज ऐसा नहीं लग रहा, टूर ट्रैवल पैकेज टाइप का। फिट फॉर 55 इन 2030, ये पैकेज किसने रिलीज किया है? यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। हाँ जी सर, फिट फॉर 55 इन 2030, ये पैकेज किसने रिलीज किया है? इट सीम्स लाइक कोई काइंड ऑफ टूर ट्रैवल का पैकेज लग रहा है। तो टूरिज्म की बात होती तो सर हम लोग किधर चले आते हैं? टूरिज्म की बात होती तो सर हम लोग यूरोप चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर से तुक्का लगा देते हैं यूरोपियन यूनियन। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, लगा दो तुक्का। करेक्ट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। फिट फॉर 55 का मतलब क्या है? फिट फॉर 55 आगे क्या था? इन 2030। इसका मतलब ये है, फिट फॉर 55 इन 2030 का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एटलीस्ट 55% कम करना है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करना है एटलीस्ट 55%। ठीक है, कब तक? 2030 तक। ये किसका टारगेट है? यूरोपियन यूनियन का टारगेट है। ठीक है, तो इसी को कह रहे हैं फिट फॉर 55 इन 2030। यूरोपियन यूनियन क्या है सर? यूरोप की 27 कंट्रीज का ये ग्रुप है। इनसे इनको फायदा क्या होता है? आपस में ये लोग ट्रेड की डील अच्छी आपस में रखते हैं, क्रॉस बॉर्डर एंट्री अलाउ करते हैं, तो आपस में इनका ट्रेड बहुत आसान होता है। ठीक है, तो एक मिल के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं अपने आप को पावरफुल बना लेती हैं एक बड़े ग्रुप के साथ आकर। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इज ए ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। तो जितनी भी ये कल रंग बिरंगी कंट्रीज देख रहे हो ये सब क्या है? ये सब यूरोपियन मेंबर्स के पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, recently who amongst the following from India has won the ATP Challenger competition in Rome, Italy? बताइए सर, recently who amongst the following from India has won the ATP Challenger competition in Rome, Italy? हाँ, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर होता है, बताइए कहाँ पर होता है? हाँ, ये मैं पूछना भूल गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये यूरोपियन यूनियन का आपको ब्रसेल्स में मिल जाएगा, बेल्जियम, ब्रसेल्स। ठीक है, हाँ, तो एटीपी चैलेंजर कंपटीशन किसने जीता है? सुमित नागल। ठीक है, एटीपी चैलेंजर कंपटीशन किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है, ध्यान रखना। यूरोपियन धरती पे ये इंडिया का पहला फर्स्ट सिंगल टाइटल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Recently, who amongst the following has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Commission and the secretary of the Department of Atomic Energy? Recently, who amongst the following has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Commission and the secretary of the Department of Atomic Energy? बताइए सर कौन है? Who amongst the following has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Commission and the secretary of the Department of Atomic Energy? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आपका ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपको देखने को मिलेगा, वो है सर आपका अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये डायरेक्ट अंडर द चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आता है।
ठीक है, 1954 में इसको क्रिएट किया गया था। तो ये ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है, ठीक है। उसके लिए ये काम कैसे करेगा, उसके लिए सरकार ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Recently, first ASEAN India Maritime Exercise AIM 2023 has started in which of the following countries? आशियान कंट्रीज के साथ हमने मेरीटाइम एक्सरसाइज की है। अभी हम बात करेंगे आशियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो किस कंट्री में हो रही है ये एक्सरसाइज? आशियान कंट्री के साथ भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, किसके साथ हो रही है? हाँ जी सर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर थाईलैंड? ये एक्सरसाइज किस कंट्री में हो रही है? चलो, करेक्ट आंसर इज सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की कैपिटल शायद आप याद ना कर पाए, बहुत टफ है। पता है किसी को सिंगापुर की कैपिटल? बहुत टफ है, सिंगापुर है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर, ठीक है। तो आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इधर इंडिया लगा हुआ है, तो इधर इंडिया लगा हुआ है, तो म्यांमार और इसके बियॉन्ड ये सारी जो कंट्रीज हैं ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहलाते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं इन्होंने आपस में अपनी एक अलग ग्रुपिंग कर रखी है जिसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, आशियान कंट्रीज। 1967 में 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मिली जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड थे। फिर धीरे धीरे इसमें कंट्रीज जुड़ती गई। आज प्रेजेंट में आशियान में 10 मेंबर्स हैं। आज प्रेजेंट में आशियान में 10 मेंबर्स हैं। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। सेक्रेटेरिएट ध्यान रखेंगे, इसका सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया जकार्ता में। आशियान का सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया जकार्ता में। तो कुल मिला के ये आप देख सकते हो, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, ये लाओस हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये कंबोडिया हो गया। एक चीज जो इसमें गौर करने लायक है, बाकी सारी कंट्रीज ओपन है, मतलब इनको पोर्ट की व्यवस्था मिल जाती है। बस एक कंट्री है आपका कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया को पोर्ट की व्यवस्था नहीं मिल पाती है क्योंकि कंबोडिया आपका घिरा हुआ है चारों तरफ से बॉर्डर कंट्री से, ठीक है। तो कंबोडिया इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये एक चीज ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो पिंक वाला पोर्शन देख रहे हो और इधर वाला पिंक, ये पोर्शन या मैजेंटा कलर कह लो, ये है आपका मलेशिया, ठीक है, ये मलेशिया। ये एक पूरा आइलैंड है, इस आइलैंड का एक हिस्सा है ईस्ट मलेशिया और इसको कहते हैं वेस्ट मलेशिया। मलेशिया का जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसमें एक और छोटा सा कंट्री छुपा हुआ है, उसको हम कहते हैं ब्रूनी, ठीक है, ब्रूनी। और इधर जो वेस्ट मलेशिया है, इस वेस्ट मलेशिया में भी एक छोटा सा कंट्री चिपका हुआ है, उसे कहते हैं सिंगापुर। तो सिंगापुर और ब्रूनी अलग से हाईलाइट कर लेना, है ना, ये बनना दिखते नहीं है। बाकी इंडोनेशिया, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये तो पूरा इंडोनेशिया ही है। उसके अलावा ये जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका है फिलीपींस, और ये आपका जावा आइलैंड है इंडोनेशिया का, जहां पर इसकी कैपिटल है जकार्ता, ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपिटल है जकार्ता आशियान मेंबर्स की, ठीक है। हाँ जी, आसियान में अभी हाल फिलहाल में हाँ ईस्ट तिमूर भी जुड़ गया है, ये शायद पुराना मैप होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना।
ईस्ट तिमोर शायद अभी जुड़ा नहीं है, अभी जुड़ने वाला है ना, तो अभी ईस्ट तिमोर जुड़ा नहीं है। अभी बना नहीं है, बनने वाला है जितना मेरे पास खबर है ना। आई थिंक अगली जब इनकी मीटिंग होगी ना 2023 में, तब ईस्ट तिमोर ऑफिशियली मेंबर बन जाएगा, बट अभी यही 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आशियान मेंबर याद कर, वैसे तो अगर आप मैप में अच्छे हो तो एक साइड ये याद कर सकते हो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एक साथ, या फिर अगर नहीं अच्छे हो तो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आशियान मेंबर याद करने के लिए टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है। तो इसमें टी से क्या हो जाएगा? थाईलैंड, वी से हो जाएगा वियतनाम, सी से हो जाएगा कंबोडिया, एल से हो जाएगा लाओस, पी से हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। एम से हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। और एक बी से तो हो गया ब्रूनी, और जो दूसरा वाला बी है उससे याद रखना, म्यांमार ना बोल के बर्मा याद रखना, पहले बर्मा बोलते थे ना, तो बर्मा से याद रख लेना, ठीक है। बचा एस, एस फॉर सिंगापुर, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ये एक ट्रिक है याद रखने की आशियान मेंबर की, ठीक है सर। सॉरी, आई रह गया, आई से इंडोनेशिया, ठीक है। हाँ जी सर, हो जाएगा याद, आशियान मेंबर याद हो जाएंगे। बाकी मेरे को तो ये इतना नहीं समझ में आता है, मेरे को ट्रिक कम मैप ज़्यादा समझ में आता है ना। मैप अगर आपको नॉलेज है मैप की तो फिर कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सीक्वेंस में अगर आप मैप इमेजिन कर लो तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हो गए याद, ठीक है। तो अभी यही 10 याद रखना, तिमोर जब ऐड होगा अगली कॉन्फ्रेंस में तब हम तिमोर की भी बात कर लेंगे, ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आगे फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सर, आज थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। यहाँ तक डाउट नहीं हो तो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ डिकोजा जी, फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी वो जो मैप वाली अपनी ज्योग्राफी की क्लास होती थी ना पहले, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। वो मैं भी मिस करता हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है उसमें, ठीक है। फिर से सारा मैप रटेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, Recently, India has announced to join the International Civil Aviation Organization Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation। एक इंटरनेशनल लेवल पे सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक स्कीम है कोर्सिया, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनल एविएशन एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 स्कीम्स हैं, ठीक है। एक तो कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स। तो इंडिया ने कहा है कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, ICAO को जो एम्स हैं, ये जो गोल हैं ICAO के, इसको हम ज्वाइन करेंगे। किस साल से ज्वाइन करेंगे ये सवाल है। कार्बन ऑफसेटिंग सीधी सी बात है, इसमें एक आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, इसमें आपको पूरी कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ आप इतने टाइम में कार्बन रिडक्शन करेंगे,
और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स के रिगार्डिंग कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट का स्कीम है ये। तो किस साल से भारत इसको ज्वाइन करेगा? हाँ जूली जी बिल्कुल, वर्ल्ड मैप पूरा अभी फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, स्ट्रेट्स, लेक सब करेंगे। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज 2027। भारत ने काम इसको 2027 से स्टार्ट करेंगे। कोर्सिया क्या है? ये एक स्कीम है जिसमें CO2 एमिशन की ग्रोथ को रोकना है, ठीक है। CO2 एमिशंस को 2020 लेवल्स पे स्टेबलाइज करना, मतलब जो 2020 पे CO2 एमिशन है उस तक लेके आना है, यानी जो हर साल एमिशन बढ़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ जीरो कार्बन एमिशन करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है बाय 2050, ठीक है। जो COP21 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, UNFCCC का, उसमें जो नेट जीरो एमिशन की बात की गई थी उसी को सपोर्ट करते हुए बाय 2050 नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है सिविल इंडस्ट्री में। ये लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स हैं। और ये किसने कहा है करने को? ICAO ने। और ये गोल्स हम कब ज्वाइन करेंगे? 2027 में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हर कंट्री का जो सिविल डिपार्टमेंट होता है, एविएशन डिपार्टमेंट, जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना, तो ये इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहते हैं ICAO। तो ये एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। तो इस पे भी सवाल बन जाता है कि ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसी है उस पे ये सवाल डायरेक्ट बनता है कि उस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। उस एजेंसी का हेडक्वार्टर है सर आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा। एमिशन डिटेल्स, एमिशन डिटेल्स क्या चाहिए आपको? देखो एमिशन डिटेल्स की जरूरत भी नहीं है ना। इंग्लिश का तो डेली 7 AM पे क्लास होता है। तो डिटेल्स जितना आपको मैं दे रहा हूँ ना, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है ना, तो उसके बियॉन्ड फिर ज़रूरत नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर इसका? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है सर। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Recently, it was informed that Finance Minister Nirmala Sitharaman will attend the 56th annual general meeting of Board of Directors of Asian Development Bank. It will be held in which of the following countries? ठीक है, अभी ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो एनुअल जनरल मीटिंग होगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में अलग अलग कंट्री मेंबर्स होती हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। तो इंडिया के बिहाफ पे उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जाने वाली हैं। तो ये मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, ये सवाल है, ठीक है। साउथ कोरिया, तुक्का साउथ कोरिया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रख दिया ADV की वजह से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ध्यान रखना, ये 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले ध्यान रखना मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ठीक है। अभी पिछले फायरमैन के एग्जाम में मालदीव्स की कैपिटल पूछ ली थी। यानी जनरली वो क्या करता है, आपकी कंट्री के जो नियर बाई कंट्रीज होते हैं उनकी कैपिटल पूछता रहता है। तो मालदीव्स की पूछ ली थी, फिलीपींस की ध्यान रखना, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट 1963 में। उसके बाद उसके रेजोल्यूशन के बाद ये बैंक क्रिएट की गई, ठीक है। जैसे भी बैंक क्रिएट की गई, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नाम में एशिया लगा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मतलब ऐसा नहीं इस बैंक के जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ एशिया के होंगे, यानी जो मेंबर कंट्रीज होंगी ऐसा नहीं है सिर्फ एशिया की होंगी। इवन आप देख सकते हो इस बैंक के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है? जापान और यूएस तो एशियन कंट्री नहीं है, ठीक है। तो जापान और यूएस इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। उसके बाद चाइना आता है और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। तो 5 बड़े शेयर होल्डर्स में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? जापान और यूएस।
नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है इंडिया और नंबर 4 पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपसे सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें क्वेश्चन पूछने की? इसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर सर इसका ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? यस और नो? क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है सर यहाँ तक? ऑलराइट, ठीक है, चलो तो फिर इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेक्चर अच्छा हो तो, लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब यूडीसी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब वो कुछ नया ना पढ़े, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब जो जितना पढ़ चुका है उसमें खुश रहें, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और हर एक सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, अपने फैकल्टी से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, जीके का है तो मेरे से बात कीजिए। तो मैंने भी कई बार बता रखा है, हर टॉपिक में जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले उसको कवर करें, फिर उसके बाद आगे के पोर्शन पे जाना है। ठीक है, उसको एटलीस्ट मजबूत कर लो जो इंपॉर्टेंट है। चलो जी, ठीक है, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।